इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुई को देखते हैं जो यांग काई को सफाई करते देख रही होती है और वो कहती है कि कल तो ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, तो फिर ये आज इतना अच्छे तरीके से काम कैसे कर पा रहा है। पर फिर भी उसे ये देख के अच्छा लगता है कि चलो अब वो वापस अपने काम पे तो आ गया। तभी अचानक से एक बंदे की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। ये देखने के बाद सुई और यांग काई दोनों ही काफी बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि यांग काई उस गाड़ी के रास्ते में था। पर उस गाड़ी के टकराने से पहले ही यांग काई अपनी पावर की हेल्प से उसे ब्लॉक कर लेता है, जिससे उस बंदे की गाड़ी पलट जाती है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आती। ये देखने के बाद यांग काई रिलैक्स हो जाता है। जिसके साथ यांग काई की टक्कर हुई थी वो तो काफी ज्यादा डर जाता है कि पता नहीं उसने यांग काई को ठोक तो नहीं दिया, क्योंकि सबके हिसाब से तो यांग काई काफी ज्यादा कमजोर है। अब वो अच्छे से उसे चेक करने लगता है कि कहीं उसकी टक्कर से यांग काई की हड्डी ना टूट गई हो। वहीं यांग काई को ठीक देखने के बाद सुई भी सोच रही थी इतनी बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के बावजूद भी यांग काई को जरा सा भी खरोच नहीं आया। ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक था। वो तो ये सोच के और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि यांग काई जिसने पिछले 3 सालों में ब्रेक थ्रू नहीं किया था, क्या उसने एक रात में ब्रेक थ्रू कर लिया। इधर उस बंदे को शक न हो इसलिए यांग काई उसके सामने बिहेव करने लगा था जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हो। वो बंदा अपना सामान उठाते हुए कह रहा था अब मैं लेट हो जाऊंगा, एल्डर मैंग मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। एल्डर मैंग का नाम सुनने के बाद यांग काई भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था क्या ये वही एल्डर मैंग है जो कंट्रीब्यूशन हॉल में बैठते हैं। वो बंदा तो यांग काई से चीरते हुए कहता है कि उसके अलावा हमारे पवेलियन में और कोई बुढ़ा मैंग नाम का है क्या। वैसे भी ये साल का आखिरी वक्त है जब उन्हें स्टूडेंट को कंट्रीब्यूशन देना होगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं लेट हूँ तो मेरी खैर नहीं। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यांग काई सोचने लगा था कि उसे भी हॉल जाके अपना कंट्रीब्यूशन लेना होगा। इसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर मैंग तो एक नंबर के ठरकी किस्म के इंसान थे जो लड़कियों से बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेव करते हुए उन्हें उनका कंट्रीब्यूशन दे के कहते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा खूबसूरत हो, यहाँ आते रहना। और फिर वो जाते हुए लार टपका कर उनकी चाल नोटिस कर रहा था। ऐसा करते हुए उन्हें तो काफी ज्यादा खुशी मिल रही होती है, लेकिन तभी उनके सामने एक और स्टूडेंट आके उनका मजाक किरकिरा कर देता है। एल्डर मैंग को तो वो लड़के पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक सीनियर स्टूडेंट होने की वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं उसकी बातों से ये लड़का एक नंबर का घमंडी लग रहा था। उस लड़के के वापस जाते हुए रास्ते में यांग काई भी दूसरी तरफ से आ रहा होता है कि तभी इस बंदा का पर्स नीचे गिर जाता है। पर्स के नीचे गिरने से पहले यांग काई उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस बंदे को गलतफहमी हो जाती है कि यांग काई उसका पर्स चुरा रहा है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि एक ट्रायल स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर स्टूडेंट के पैसे लूटने की। यांग काई उसे बताता है कि ब्रदर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने ये पैसे चुराए नहीं है, बल्कि ये तो नीचे गिर रहा था लेकिन मैंने पकड़ लिया। पर ये घमंडी इंसान कुछ भी सुनता नहीं। ये यांग काई से कहता है कि मेरे सामने घुटने के बल बैठ के माफी मांगो, क्या पता मैं तुम्हें माफ कर दूं, जिससे तुम्हारी ज्यादा बदनामी भी नहीं होगी। यांग काई को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ ये बंदा चीरते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो तुमसे तुम्हारी गलती मानने को कह रहा था और तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें इस सेक्टर के सीक्रेट टेक्निक को दिखाना ही पड़ेगा, तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ये बोलने के बाद वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। यांग काई को भी पता लग जाता है कि अब उसे लड़ नहीं होगा, लेकिन इस सीनियर के अटैक करने से पहले ही कोई उसके पाँव में जोर से पत्थर मार देता है, जिससे ये नील डाउन हो जाता है। इसे ऐसी हालत में देखने के बाद यांग काई डर जाता है। वो कहता है कि हमारे सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक नील डाउन होना होता है क्या। वहीं इस सीनियर को तो खुद भी नहीं समझ आता कि आखिर वो इस पोजीशन में कैसे आ गया। अब वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यांग काई को लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये ऐसी हरकतें करने लगा है। इस सीनियर को गलतफहमी हो जाती है। एल्डर मैंग यांग काई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला के कहता है कि एल्डर मैंग आखिर आपकी हिम्मत कैसी हुई इस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की, जबकि मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने फिर भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, जबकि मैं यहाँ पर सबसे हैवी फीस देता हूँ। यांग काई तो ये सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि एल्डर मैंग ने उसकी हेल्प की है। इधर वो सीनियर जैसे तैसे खुद को संभालते लंगड़ाते वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते वो यांग काई को धमकी देकर जाता है कि यांग काई तू बाहर मिल। उसके वहाँ से जाने के बाद यांग काई जल्दी से कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ जाने पे उसे पता लगता है कि एल्डर मैंग तो घोड़े बेच के सो रहा है। वो उन्हें जगाते हुए कहता है कि एल्डर मैंग एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपने ही मेरी जान बचाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एल्डर मैंग कहते हैं कि थैंक यू बोलने से कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे ले चलो। बेसिकली वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लड़कियाँ हैं। यह सुनने के बाद यांग काई कहता है कि आप अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ मजे नहीं कर पाओगे। यह सुन के वो चिढ़ जाता
जाता है, लेकिन यांग काई कहता है कि हाँ हाँ मैं आपको ले चलूंगा, एक बार मेरे पैसे सेव हो जाए फिर मैं आपको वहाँ जरूर ले जाऊंगा। एल्डरमैन कहते हैं कि बच्चे, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं अगर तुम आज से भी पैसे जमा करने लगे तो मेरे मरते हुए 100 साल हो जाएंगे, तब भी पैसा जमा नहीं कर पाओगे। यांग काई उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे तो वहाँ नहीं जा पाओगे, वैसे भी मेरी सैलरी तो बढ़ने वाली है। लेकिन एल्डरमैन यांग काई को बताते हैं कि नहीं, कंट्रीब्यूशन हॉल के रूल के हिसाब से तुम्हें सिर्फ 10 सिल्वर कॉइन्स ही मिलने वाले हैं, जो उसे दे देता है और 5 सिल्वर कॉइन एक्स्ट्रा देता है क्योंकि वो लिंगजियाओ पवेलियन में नहीं रह रहा है। एल्डरमैन उससे कहता है कि लड़की, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे पैसे इनफ नहीं है, इसलिए अच्छे से खाया पिया करो ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाए और तुम्हें पवेलियन में वापस बुला लिया जाए। ये सुन के यांग काई कहता है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, वैसे मुझे ये बताइए कि आप कंट्रीब्यूशन हॉल के रूल के बारे में मुझे झूठ तो नहीं बता रहे। एल्डरमैन कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूंगा, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं उतने ही दिए हैं। ये सुन के यांग काई उन्हें टीज करते हुए कह रहा था कि इससे पहले भी आपने मुझे 2 बार झूठ बोला है, क्या पता इस बार आप मेरे पैसे खा रहे हो। ये सुन के एल्डरमैन नाराज होने की एक्टिंग करते हुए उसे मारने के लिए अपना जूता निकाल लेता है, लेकिन एल्डरमैन की जूता मारने से पहले यांग काई वहाँ से भाग के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात सुई से हो जाती है, जिसे देखने के बाद यांग काई उसे बस देखते ही रह जाता है, लेकिन फिर जूता खाने के डर से वो तेजी से वहाँ से रवाना हो जाता है। एल्डरमैन ने जो जूता फेंका था उस जूते को सुई ने पकड़ लिया था, जो जानती थी कि एल्डरमैन चुपके से यांग काई की हेल्प करते हैं। एल्डरमैन यांग काई की हेल्प इसलिए करते थे क्योंकि पूरे सेक्टर में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसका साथ देता हो, हर कोई यांग काई के कमजोर होने की वजह से बस उसे बुली करते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। यही सेम सुई भी यांग काई के बारे में सोचती है। इसके बाद हम लिंगजियाओ मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ एक अनाज के दुकान पे एक बंदा बोरा रखते हुए नीचे गिरने वाला होता है। तभी यांग काई जाके एक हाथ से उस हैवी अनाज की बोरी को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उस बंदे को गिरने से बचा लेता है। देख के उस शॉपकीपर की फैमिली मेंबर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यांग काई एक ही हाथ से उस भारी अनाज को वापस उसकी जगह पर रख देता है। यांग काई यहाँ से सामान लेने आया था। सामान लेते हुए ये लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज रात उनके यहाँ खाना खा के जाए, लेकिन यांग काई मना कर देता है। शॉपकीपर की बेटी यांग काई को अनाज की बोरी देती है, लेकिन यांग काई को अनाज की बोरी काफी ज्यादा हेवी फील हो रही होती है। पता लगता है कि ये शॉपकीपर की बेटी का काम है, जिसे पता था कि यांग काई कितना ज्यादा गरीब है, इसलिए अपने फादर की हेल्प करने की वजह से उसे एक्स्ट्रा अनाज दे रही है। यांग काई उन्हें ऐसा करने से मना करता है, ये कहती हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो फैमिली थैंक यू के तौर पे उसे थोड़ा सा ज्यादा अनाज देने को तैयार थे। उन दोनों की बातों के बीच में वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं, जैसे मोटू पतलू, जो कि गुस्से में शॉपकीपर से कह रहा होता है कि तुम्हारा अनाज बिल्कुल बकवास है, मुझे तो लगता है कि तुम खराब माल बेचते हो। शॉप ओनर ये सुन के घबरा जाता है। इधर ये मोटा कहता है कि मेरे भाई को देखो, पहले वो कितना हट्टा कट्टा हुआ करता था और फिर वो उसे खुद कोहनी मार के घायल करते हुए कहता है कि अब देखो तुम्हारा खाना खाने की वजह से इसके हालत खराब हो गई है और ये मरने वाला है। ऐसा कहते हुए उसने आसपास से काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। वो मोटा बंदा शॉपकीपर को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में यांग काई बीच में आ जाता है, जिसे देख के वो मोटा बंदा नीचे गिर जाता है और उसकी जेब से पैसों की पोटली भी बाहर आ जाती है। ये पैसों की पोटली यांग काई को जानी पहचानी लगती है। यहाँ शॉप ओनर उस बंदे को तमाशा करने से मना करते हुए समझाता है कि उसके अनाज में कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं होता। ये शॉप ओनर अपने रेपुटेशन बचाने के लिए कहता है कि अगर आपका भाई मेरा अनाज खाने की वजह से बीमार पड़ा है तो मैं मेडिकल के पैसे आपको दे दूंगा, लेकिन ये दोनों चीरते हुए कहते हैं कि तुमने क्या हमें भिखारी समझ रखा है, क्या हम ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, हमें तो बस तुम्हारी दुकान बंद करानी है क्योंकि तुम फर्जी माल बेच रहे हो। अब तो यांग काई भी बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए सोच रहा था कि इन लोगों को पैसे नहीं चाहिए तो फिर इन्हें क्या चाहिए। तभी वहाँ पर वो घमंडी सीनियर भी आ जाता है, जो ऐसे दिखाने लगा था जैसे वो शॉप ओनर की हेल्प करने यहाँ आया हो, जहाँ दोनों मोटू पतलू इसे देख के डरने की एक्टिंग करने लगते हैं। इस सीनियर को देखने के बाद यांग काई को भी याद आ जाता है कि आखिर उसने ये पोटली कहाँ देखी थी। वो समझ जाता है कि इन दोनों चमचों को पैसे देने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सीनियर ही है। हमें पता लगता है कि ये सीनियर इस शॉपकीपर की बेटी को पसंद करता है, जो कि उसे देख के छुप रही होती है। फिलहाल वो यहाँ हीरो बन के इन दोनों बंदों को डराने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखने के बाद यांग काई कहता है कि पहले चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका इस मैटर में कितना लेना देना है, उसके बाद इसका हिसाब चुकता करेंगे।